मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, डिस्ट्रिक्ट राजसमंद। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इतिहास विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास के एक महत्वपूर्ण शासक के विषय में, जिसका नाम बलबन है, गयासुद्दीन बलबन, उसके विषय में चर्चा करेंगे। गयासुद्दीन बलबन का जन्म मध्य एशिया के इल्बरी तुर्क कबीले के एक परिवार में हुआ था। हालांकि उसके माता पिता ने उसे बसरा के एक दास व्यापारी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया था। जमालुद्दीन उसे दिल्ली लेके आया और दिल्ली में इल्तुतमिश ने उसे 1232 ईस्वी में खरीद लिया। इल्तुतमिश ने बलबन के गुणों को देखते हुए उसे राजकीय सेवा में ले लिया। अपनी योग्यता के दम पर बलबन रजिया के समय में उन्नति करता हुआ अमीर ए शिकार के पद पर पहुंच गया। रजिया के पश्चात बहराम शाह के शासनकाल में उसे अमीर आखूर का पद मिला, जो घुड़साल की निगरानी करने वाला पद था। बहरम शाह के बाद मसूद शाह के शासनकाल में वो निरंतर प्रगति करता रहा और अमीर हाजिब के महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गया। और जब महमूद शाह को हटाकर उसके स्थान पर नसीरुद्दीन महमूद शासक बना, तो महमूद को शासक बनाने में, सुल्तान बनाने में बलबन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसी के चलते नासिरुद्दीन महमूद ने इसे अपना प्रमुख परामर्शदाता नियुक्त किया। नासिरुद्दीन संत प्रकृति का व्यक्ति था। उसकी शासन में कोई विशेष रुचि नहीं थी। अतः उसके काल में भी जो राज्य का राजकीय सत्ता थी, वो बलबन के हाथों में केंद्रित हो गई थी। और जब क्योंकि नासिरुद्दीन के कोई पुत्र नहीं था, और उसकी मृत्यु होने के पश्चात 1266 ईस्वी में बलबन भारत या दिल्ली की सल्तनत पर आरूढ़ हुआ। उसने उसका राज्यारोहण दिल्ली के सुल्तान के रूप में, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के रूप में हो गया। सुल्तान पद प्राप्त करने के पश्चात बलबन ने जो महत्वपूर्ण काम किए, उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम था सुल्तान के पद की गरिमा की पुनर्स्थापना, या सुल्तान के पद की जो प्रतिष्ठा थी, उस प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना और राजत्व के सिद्धांत को लागू करना। ये उसका महत्वपूर्ण काम था। बलबन के एजेंडे में ये नंबर 1 पर कार्य था, क्योंकि रजिया के पश्चात
योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में, योग्य शासकों के अभाव में जो सुल्तान का पद था वो अपनी गरिमा खो चुका था। जियाउद्दीन बर्नी तो यहाँ तक लिखता है कि नासिरुद्दीन के शासन के अंतिम दिनों में सुल्तान के पद की जो प्रतिष्ठा है वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी, समाप्त हो चुकी थी। जनता के मन में न राजा के नाम का भय था और न ही राजा के प्रति श्रद्धा का कोई भाव था। बलबन ने इस स्थिति को समाप्त करके सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का निश्चय किया। उसने जनता के हृदय में आतंक कायम किया। हालांकि सिंहासन पर उसका पैतृक अधिकार नहीं था और इसीलिए शायद फिरदौसी के शाहनामा में उल्लेखित पौराणिक तुर्की योद्धा एफेसियाब का अपने को वंशज बताकर उसने अपने निजी गौरव में, बलबन ने अपने निजी गौरव में वृद्धि करने का प्रयास किया। वह इस बात को मानता था, बलबन इस बात को मानता था कि सुल्तान के व्यक्तित्व की पवित्रता और राजत्व की निरंकुशता पर बहुत जोर होना चाहिए। उसने अपने पुत्र से भी कहा था कि राजत्व निरंकुशता का मूर्तिमान रूप है। राजा का जो हृदय है वो ईश्वरीय कृपा का भंडार होता है और इस बात में कोई भी दूसरा व्यक्ति उसकी समानता नहीं कर सकता। तो राजा का अति मानवीय जो भय था वो स्थापित करने में, जनता के मन में स्थापित करने में और सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा कायम करने में बलबन सफल होता है। और ये जो कार्य था ये उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम था। फिर एक अन्य जो महत्वपूर्ण काम किया बलबन ने वो था हिंदू विद्रोहों का दमन। बलबन जिस सिंहासन पर बैठा था वहाँ की अधिकांश संख्या हिंदू थी और हिंदुओं के द्वारा निरंतर विद्रोह किए जा रहे थे। परिणाम स्वरूप जो शासन में कानून और व्यवस्था होती है वो पूरी तरीके से भंग हो गई थी, वो पूरी तरीके से बैठ चुकी थी। बर्नी, इतिहासकार बर्नी ने विशेष रूप से 4 स्थानों का उल्लेख किया है जहां हिंदू विद्रोह ने विकराल रूप धारण किया हुआ था। ये थे दिल्ली का निकटवर्ती क्षेत्र था मेवात, गंगा यमुना का दोआब, अवध और रुहेलखंड। इन प्रदेशों में विद्रोहियों ने काफी आतंक फैलाया हुआ था। दिल्ली के आसपास मेव बहुत शक्तिशाली हो गए थे, उनका काफी आतंक था और वो आमतौर पर लूटपाट आदि करते रहते थे। इसी प्रकार जो रुहेलखंड क्षेत्र था वहाँ राजपूत काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे और वे बदायूं अमरोहा तक बढ़कर लूटपाट कर रहे थे। तो इस स्थिति से उबरने के लिए बलबन ने अपने प्रथम वर्ष में ही सैनिक कार्यवाही करना प्रारंभ कर दिया और इन विद्रोहियों का दमन किया। हजारों की संख्या में विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया गया और विद्रोहियों के बच्चों को, उनकी पत्नियों को दास की तरह दास्ता में कन्वर्ट कर दिया और उनके किलों को पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद कर दिया और वहाँ अफगान सैनिकों की भर्ती कर दी गई जिससे भविष्य में किसी प्रकार का कोई विद्रोह ना हो। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण काम था जिससे दिल्ली सल्तनत में अमन स्थापित करने में बलबन को काफ़ी सहायता प्राप्त हुई। फिर एक अन्य महत्वपूर्ण जो कार्य किया, इल्तुतमिश के काल में
इल्तुतमिश ने एक तुर्क ए चहलगानी 40 अमीरों का एक दल निर्मित किया था, जो इल्तुतमिश के काल में शासन की धुरी था। वो इल्तुतमिश के नाक, कान, आँख सभी प्रकार का कार्य करता था। लेकिन क्योंकि बलबन भी किसी काल में इस ग्रुप में रहा था, अतः वो ये जानता था कि ये 40 के 40 लोग निरंतर षड्यंत्रों में लगे रहते हैं, ये राजसत्ता को संकट में डालने का कार्य करते हैं। और इन लोगों ने इल्तुतमिश के दुर्बल उत्तराधिकारियों को देखकर सत्ता को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया था और सुल्तान को अपने हाथों की कठपुतली बना लिया था। परिणाम स्वरूप सत्ता हस्तगत करने के तुरंत पश्चात बलबन ने इस 40 अमीरी दल को भंग कर दिया। उसने इस दल की शक्ति पर घातक प्रहार किया। कुछ सदस्यों को जहर दे के मरवा दिया गया और इसमें उसने अपने चचेरे भाई तक की बलि ले ली। इसी प्रकार अवध का जो गवर्नर था अमीन खां, बंगाल का गवर्नर तुगरिल खां, उन सब की इसने हत्या करवा दी। प्रोफेसर खालिक अहमद निजामी लिखते हैं, चूंकि बलबन अपने तथा अपने वंश की निजी हितों की रक्षा करने के लिए उत्सुक था, इसीलिए उसने तुर्क शासक वर्ग के हितों की लेश मात्र भी परवाह नहीं की। तो इस तरीके से उसने तुर्क अमीरों का जो चालीसा था उसे पूरी तरीके से भंग कर दिया और राज सत्ता को उनसे मुक्त कराया। फिर एक अन्य जो महत्वपूर्ण काम था वो था सेना का पुनर्गठन। अपने राजनीतिक जीवन में बलबन ने इस बात को सीखा था कि शासन का मूल आधार सेना है। अतः किसी भी राज्य को स्थायित्व प्रदान करने हेतु सुगठित सैन्य बल का होना आवश्यक है। इल्तुतमिश ने जो परंपराएं अपनाई थी वो परंपराएं अब लगभग भंग हो चुकी थी, शिथिल पड़ चुकी थी। अतः सेना को पुनर्गठन करना अत्यंत आवश्यक था। बलबन ने सेना की संख्या में वृद्धि की और एक केंद्रीय सेना का गठन किया जो रक्षा मंत्री या दीवाने अर्ज की अध्यक्षता में रखी जाती। योग्य और स्वामी भक्त सैनिक अधिकारियों को नियुक्त किया और उनके वेतन और भत्ते भी बढ़ा दिए गए। सेना के अधिकारियों को नगद वेतन के बदले गांवों की जागीर दे दी गई और सैनिकों को हमेशा तत्पर, सतर्क और फुर्तीला बनाए रखने के लिए वो निरंतर सैन्य अभ्यास पर जोर देता था। और जो दीवाने अर्ज नामक पद उसने की स्थापना की थी, उस पद पर इमादुल मुल्क नाम के एक अपने विश्वसनीय व्यक्ति को, विश्वास पात्र को पदस्थापित किया था और इस पद को बलबन ने आर्थिक नियंत्रण से भी पूरी तरीके से मुक्त कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप सेना में पूरी तरीके से अनुशासन व्याप्त हो गया। ये बलबन के द्वारा किया गया एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य था। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि बलबन ने अपनी सत्ता को स्थायित्व प्रदान करने हेतु प्रशासन और शासन की स्थिति में भी काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस विषय पर हम
इस व्याख्यान के दूसरे हिस्से में चर्चा करेंगे।